नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। चंद्रबाबू नायडू को समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल अपने सहयोगी दलों को भी छोड़ती नहीं है। चाहे पंजाब में अकाली दल हो या महाराष्ट्र में शिवसेना, जो भाजपा के साथ आया वो गया। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने लिखा है चुनाव आयोग को कि आपको नागरिकता चुनने का अधिकार नहीं है। और इतनी जल्दी ये जो वोटर लिस्ट, चुनाव से पहले आप वोटर लिस्ट ठीक कर रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ है कि अब समझ में आ रहा है भाजपा को, सहयोग करने वालों को, कि बिहार में जो खतरनाक खौफनाक खेल खेला जा रहा है उसके नतीजे बहुत दूर तक जाएंगे। बिहार में जो कुछ हो रहा है पूरे देश को चिंता में डाल रहा है, क्योंकि बिहार की जो वोटर लिस्ट बन रही है, आप बच्चे बच्चे से पूछिए, कहेगा ये बेईमानी की एक नई कहानी लिखी जा रही है। अभय दुबे जी से आज मैंने विस्तार से इस विषय पे बात करी और यह भी पूछा कि टेस्ला गाड़ी भारत में आ गई है, इसका भविष्य क्या होगा। शानदार बातचीत है। चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी तरह फंसा दिया है। सोचा था कि बिहार में चुपचाप लिस्ट में खेल कर लेंगे, महाराष्ट्र में किया, दिल्ली में किया, हरियाणा में किया, मध्य प्रदेश में किया। सोचा था चुपचाप यहां से कर लेंगे और निकल जाएंगे, लेकिन जिस तरह बिहार में मामला तूल पकड़ा और एक के बाद एक आम आदमी को यह यकीन होने लगा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, बेईमानी कर रहा है, तमाम सबूत सामने आने लगे कि यार ये जो वोटर लिस्ट डाउनलोड की जा रही है, लोड की जा रही है, इसमें धांधलियां हैं, दस्तावेज नहीं लगे हुए, कोई शक ही नहीं है। अब आप किसी भी सामान्य आदमी से पूछेंगे कि बिहार में चल क्या रहा है, तो वो एक स्वर में कहेगा कि चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है, चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रहा है। 35 लाख वोट काटने की बात सामने आ रही है, विपक्ष कह रहा है 3 करोड़ वोट काटे जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों को भी समझ में आ गया कि अंततः ये खेल उनके ऊपर भी भारी पड़ने वाला है। और भाजपा का इतिहास रहा है कि जो भी सहयोगी दल हुए, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो शिवसेना हो, बीजेपी ने उसके अंदर ही दो फाड़ कर दिया या उसको खत्म कर दिया। आखिर नायडू की पार्टी टीडीपी ने चिट्ठी लिख दी चुनाव आयोग को कि एसआईआर सर जो है वो उसका हिस्सा ना बने और इस तरह नागरिकता प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट देने का काम चुनाव आयोग ना करे। और अगर लिस्ट ठीक करनी है तो बहुत पहले करनी चाहिए थी, चुनाव से ठीक पहले ये करना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। यानी एनडीए के धड़क जो है, एनडीए के सहयोगी दल हैं, वो भी समझ रहे हैं कि बीजेपी का गेम ये कहीं ना कहीं उनको भी ना फंसा दे। क्या लग रहा है आपको, ये दांव क्या उल्टा पड़ जाएगा, भाजपा के लिए भारी पड़ जाएगा अभय जी? देखिए, भाजपा के लिए ये दांव भारी पड़ सकता है, बशर्ते जो जो तेलुगु देशम पार्टी ने जो आवाज उठाई है वो आवाज बिहार से उठना शुरू हो। क्योंकि अभी आंध्र प्रदेश में तो हो नहीं रहा है, ये सघन पुनरीक्षण आंध्र प्रदेश में तो हो नहीं रहा है। वो तो वहां अंदेशे के वहां तो अंदेशे के आधार पर बात कही गई है। बिहार में तो ये हो रहा है। और जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ एनडीए के जो पार्टनर हैं, वो उनमें बहुत बेचैनियां हैं इस सवाल को लेकर। क्योंकि वो राज्य में भी सत्ता भोग रहे हैं और केंद्र में भी सत्ता भोग रहे हैं, इसलिए वो उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, बोलना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगेगा अगर वो खुद ही बोलेंगे तो वो उनके उनके गठजोड़ की एकता जो है उसके ऊपर बुरा असर पड़ेगा। अच्छा, दिक्कत और दूसरी बात ये और है कि मैं तो ये यहाँ तक मानता हूं कि भाजपा के स्थानीय स्तर के जो का नेतृत्व जो है उसमें उसमें भी बेचैनियां हैं, क्योंकि उसको भी नहीं पता है कि यहां पानी किस तरफ मरेगा। भाई, जो कुछ हो रहा है वो ऊपर के स्तर पर आला कमान और चुनाव आयोग के बीच की साठगांठ के जरिए ये हो किया जा रहा है। अच्छा, आला कमान के सामने स्पष्ट है कि हम एक ऐसी रणनीति बनाई है हमने जिसमें हम एक स्पेशली क्यूरेटेड वोटर लिस्ट बनाए, जिससे चुनाव में हमारा नुकसान न्यूनतम हो जाए और लाभ अधिकतम हो, फायदा अधिकतम हो। ये इसके पीछे का मकसद है। और ये विधानसभा के स्तर पर भी काम करे और लोकसभा के स्तर पर भी काम करे। इस तरह एक परमानेंट अरेंजमेंट हो जाए। इस अरेंजमेंट की खोज वो तब से कर रहे हैं जब से उन्होंने 2024 के 4 जून को बहुमत खोया। बहुत तरह के उन्होंने हथकंडे इस्तेमाल किए। दिल्ली में उन्होंने एक नया हथकंडा इस्तेमाल किया, हरियाणा में कुछ और हथकंडा इस्तेमाल किया था, महाराष्ट्र में कोई और हथकंडा इस्तेमाल किया। उससे पहले विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में एक और हथकंडा इस्तेमाल कर चुके। देखिए, एक एक एड्रेस के ऊपर 100 से ज्यादा वोटर थे, राजीव कुमार जी के जब चुनाव आयोग था। तो ये सारी रणनीति थी, तरह तरह हर प्रदेश के लिए अलग अलग तरह की रणनीति थी।
लेकिन अब उन्होंने सोचा है कि हर प्रदेश के लिए अलग अलग तरह की रणनीति बनाना बहुत झंझट है, झंझट का काम है। एक ऐसा काम किया जाए जिससे एक ही बार में एक ऐसी वोटर लिस्ट तैयार हो जाए जो हमारे राजनीतिक उद्देश्यों के मुताबिक हो। जब भी विधानसभा चुनाव होगा उसी वोटर लिस्ट के आधार पर होगा, लोकसभा चुनाव होगा उसी वोटर लिस्ट के आधार पर। उस मेरा मानना है कि उस दीर्घकालीन रणनीति के तहत ये सब काम किया जा रहा है। अच्छा, अब बिहार पे आइए। बिहार की स्थिति यह है कि नीतीश कुमार को थोड़े बहुत मुसलमान वोट मिलते हैं, चिराग पासवान भी थोड़े बहुत मुसलमान वोटों के दावेदार हैं, नीतीश कुमार अति पिछड़े वोटों के दावेदार हैं। अति पिछड़े वोटों के दम पे ही उनका पूरा वजूद टिका हुआ है, वरना कुर्मियों के दम पे तो वो अभी तक उनके लिए सत्ता में मुख्यमंत्री बनना तो दूर, सत्ता में साधारण हिस्सेदारी करना भी नामुमकिन हो जाता। उनकी संख्या तो इतनी कम है। चिराग पासवान को दलितों के वोट चाहिए, वो दलितों का सबसे बड़ा और शक्तिशाली समुदाय जो है पासवान, उसके नेता हैं। अब समस्या ये है कि ये जो पूरा तरीका है, इस पूरे तरीके में चिराग पासवान की पार्टी को भी नुकसान हो सकता है, नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान हो सकता है, कुशवाहा जी की पार्टी को नुकसान हो सकता है, जीतन राम मांझी की पार्टी को तो बहुत नुकसान हो सकता है। इन सब पार्टियों को नुकसान इसमें हो सकते हैं। तो अब इन लोगों के मन में बेचैनियां है, कर कुछ पा नहीं रहे हैं। सवाल यह है कि इनकी तरफ से आवाज कब उठेगी। जब तक इनकी तरफ से आवाज नहीं उठेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी को अपनी इस रणनीति पर पुनर्विचार नहीं करना पड़ेगा। अब चंद्रबाबू नायडू कुछ भी लिखते रहे, क्या फर्क पड़ता है इससे। दूसरे एक और बात है, आप चंद्रबाबू नायडू ने जो कहा है उसके ऊपर गौर कीजिए। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग नागरिकता सत्यापन की प्रक्रिया न चलाए, यही तो उन्होंने कहा है। इसमें बहुत ज्यादा तिकड़म और बदमाशी की जा रही है। बदमाशी शब्द में जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं, आप इसे बहुत चतुराई कह सकते हैं। बहुत ज्यादा तिकड़म और चतुराई की जा रही है। वो चतुराई क्या है? ओपी रावत साहब जो कि पूर्व चुनाव आयुक्त हैं, वो इस वक्त पूरे देश में टीवी के हर चैनल पे बोल बोलकर इस मामले पे अपनी राय दे रहे हैं और कोई दूसरा चुनाव आयुक्त सामने आ नहीं रहा है। पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत साहब का कहना यह है, जब उनसे कहा गया कि क्या चुनाव आयोग का काम नागरिकता का सत्यापन करना है, तो उन्होंने कहा नहीं, नागरिकता का सत्यापन करना नहीं है। कि तो फिर ये क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा देखना तो पड़ेगा कौन देश का नागरिक है कौन नहीं है, वरना वोटर लिस्टों की सफाई कैसे होगी? एक पवित्र और विशुद्ध वोटर लिस्ट कैसे तैयार होगी? जो विदेशी नागरिक घुस आए हैं इसमें वोटर लिस्ट में, उनको हम कैसे बाहर निकालेंगे? यानी एक तरफ तो वो इस बात को मानते हैं कि चुनाव आयोग का काम नागरिकता का सत्यापन करना नहीं है, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि काम तो हमें ये करना ही पड़ेगा। अब आप सोचिए, ये दोनों बातें एक दूसरे को कैंसिल करती हैं। अच्छा, ये एक ऐसा तर्क है चित भी हमारी पट भी हमारी, ये उस प्रकार का तर्क है। भाई इस सघन पुनरीक्षण से पहले क्या होता था? मान लीजिए हमें या आपको अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराना है, तो हम फॉर्म 6 नाम का एक फॉर्म लेते थे चुनाव के, अपने घर के, अपने इलाके के चुनावी दफ्तर से या उसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते थे। उसमें हम स्वयं घोषित करते थे कि हम इस देश के नागरिक हैं, और चुनाव आयोग फेस वैल्यू पे हमारी इस घोषणा को मान लेता था। आगे अगर कोई इस पे आपत्ति करता है कि भाई ये इस बंदे के पास तो भारत का पासपोर्ट है ही नहीं, ये तो देश का नागरिक है ही नहीं, जैसे अक्षय कुमार साहब अभी कुछ दिन पहले तक देश के नागरिक नहीं थे और वो नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू दबादब लेने में लगे हुए थे, और सबसे बड़े देशभक्त वही थे जो देश के नागरिक नहीं थे, सबसे बड़े देशभक्त वही थे। अच्छा, मतलब हम मैं कह सकता हूं कि इस तरह के लोगों को, इन वोटरों को नाम रख दीजिए आप आज से अक्षय कुमार, इस वोटरों का नाम अक्षय कुमार रख दीजिए आज से, ये नाम सही है। कितने अक्षय कुमार। अब प्रश्न इस बात का है कि उन अक्षय कुमारों की छांट करने के लिए ये कहते हैं कि हम हर एक की नागरिकता का स्टेटस जो है वो चेक करेंगे। तो कुल मिलाकर व्यवहारिक रूप से ये पूरी कार्रवाई नागरिकता की सनद देने के बराबर हो गई। आप सोचिए, मतलब ये पूरा मामला है किस तरह का। बजाय इसके कि एक इन्हें इस तरह का पुनरीक्षण डिजाइन करना चाहिए था जिसमें सब लोगों की नागरिकता पर संदेह करने की बजाय वो कोई एक ऐसा तरीका खोजते जिससे कुछ लोगों की नागरिकता जो संदिग्ध होती वो पकड़ जाती और उनको वोटर लिस्ट में से एक इस तरह का फिल्टर तैयार करते जिस फिल्टर के जरिए उनका वोटर लिस्ट में से नाम की छटनी हो जाती। लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके, ऐसा
इसके पीछे इरादा दूसरा था। असल में इरादा ये था कि जो वोटर हमें वोट देता ही नहीं है, कभी मुसलमान कभी वोट नहीं देता, यादव कभी वोट नहीं देता, और भी कई कौमें हैं जो भाजपा को वोट नहीं देती या संदिग्ध है उनकी भाजपा की प्रतिष्ठा, तो उनके वोट निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर उसके अंदर कुछ कतर ब्योंत कर दी जाए। एक निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे 5-6 हजार वोट का, 5 से 10 हजार वोटों का भी मान लीजिए हेरफेर कर दिया गया है, तो उसकी पूरी संभावना खुल जाएगी कि वो भाजपा की तरफ चला जाएगा। और ऐसे क्षेत्रों में ये करामात ज्यादा की जाएगी जो कि पारंपरिक रूप से भाजपा हारती रही है। यानी जहां बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं भाजपा कभी नहीं जीतती या यदा कदा ही जीतती है। जहां भाजपा हमेशा जीतती रही है, आसानी जीतती रही है, वहां पर कुछ नहीं होगा। तो अब क्या है कि अभी चल रहा है बीएलओ वाला चरण, यानी बूथ लेवल दफ्तर वाला चरण चल रहा है, बूथ लेवल ऑफिसर वाला चरण चल रहा है। जैसे ये ईआरओ वाले चरण में जाएगा, यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर वाले चरण में जाएगा, वैसे ही ये पूरा खेल होना शुरू होगा। क्यों ईआरओ को यह अधिकार प्राप्त है कि वो तय करेगा कि जो फॉर्म सबमिट किया गया है, जो फॉर्म चुनाव आयोग को दिया गया है भर के, उसके आधार पर हम वोटर लिस्ट में इस बंदे का नाम डालेंगे, बनाए रखेंगे या निकाल देंगे या उसके डालने की अर्जी को खारिज कर देंगे। तो ये हो रहा है पूरा। अच्छा, अब इसमें जो भाजपा का भी स्थानीय स्तर का कार्यकर्ता है, वो सोच रहा है कि भाई ये क्या, इसकी क्या गारंटी है कि हमारे वोटर जो हैं वो इससे पूरी तरीके से इस प्रक्रिया से बच जाएंगे। कोई इसका मतलब है ईआरओ जो है संघ के स्वयंसेवकों के साथ में और भाजपा के ऐसे कार्यकर्ताओं के सामने, भाजपा के बूथ लेवल दफ्तर के अफसरों के सामने काफी जुड़कर नजदीकी तौर पे वो लोग काम करेंगे। अच्छा, धीरे धीरे जो विपक्ष है उसकी समझ में दो बातें आई। पहली बात तो ये आई, हमें इसका विरोध करना चाहिए। उन्होंने विरोध किया, बिहार बंद किया, सारे देश में विरोध चल ही रहा है, जहां आंदोलन नहीं चल रहा वहां मौखिक विरोध चल रहा है। दूसरी तरफ उन्हें यह भी लगा कि विरोध तो हो रहा है लेकिन ये कार्रवाई तो जारी रहेगी चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग की इस कार्रवाई में अपना नुकसान न्यूनतम करने की कोशिश भी की जाए। तो उन्होंने आपस में सलाह करके बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारे जो बीएलओ थे उनकी संख्या बढ़ाई। अगर आप बीएलओ की पहले की लिस्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि भाजपा के बीएलओ की संख्या सबसे ज्यादा है, जबकि भाजपा बिहार की नंबर 1 पार्टी नहीं है। नंबर 1 पार्टी आरजेडी है। तो आरजेडी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त हुई। भाजपा तो पीछे है सीटों में, वोटों में भी पीछे है आरजेडी से। लेकिन बीएलओ के मामले में जो चुनाव आयोग को पार्टी ने अपने बीएलओ दिए उसमें आरजेडी पीछे था, भाजपा आगे थी। तो आपस में सलाह की उन्होंने, आरजेडी ने भी अपने बीएलओ बढ़ाए, सीपीआई एमएल ने भी अपने बीएलओ बढ़ाए। अब वो तकरीबन भाजपा के करीब पहुंच रहे हैं बीएलओ देने में। तो बीएलओ के स्तर पर हो सकता है कि विपक्ष अपने नुकसान के अंदेशे को न्यूनतम कर ले, लेकिन ईआरओ के स्तर पर यह काम कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसकी काट मुझे नहीं लगता कि अभी विपक्ष के पास है। 25 जुलाई के बाद में ये काम शुरू होगा। इस बीच में हम लोगों को चाहिए कि विपक्ष के नेताओं और रणनीतिकारों से बातचीत करके ये पता लगाएं कि वो ईआरओ के स्तर पर इसकी काट कैसे करेंगे। ठीक बात है। हाँ, जो इन्होंने चंद्रबाबू नायडू ने कहा है वो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर बिहार में ये सब हो गया तो चंद्रबाबू नायडू के पास भी कहने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। फिर तो एक पैटर्न सेट हो जाएगा, फिर वो इसी को कर लिया, आंध्र में भी होगा, सब जगह होगा। हाँ, पूरे देश में होगा और पूरे देश में फिर सहयोगी दलों या विपक्ष सब ठगे रह जाएंगे, क्योंकि वोटर लिस्ट तो उनकी होगी, सब नाम कट चुके होंगे, कुछ करने को बचेगा नहीं। लेकिन आप देखिए घबराहट कितनी है। देश के शानदार पत्रकार हैं अजीत अंजुम, ग्राउंड पे बेहतरीन रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड पे तथ्यों पे जाते हैं, बढ़िया बातचीत करते हैं, बढ़िया जानकारी जुटाते हैं, बड़ी साहसिकपूर्ण रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बिहार में एक सेंटर में गए और तमाम धांधियां दिखाई उन्होंने कि ये देखो किस तरह फर्जी सत्यापन हो रहा है, बिना साइन के हो रहा है, रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा। किसी भी पत्रकार को करना चाहिए, जो वहां पे है ग्राउंड पर उसको करना चाहिए, लेकिन डर के मारे अजीत अंजुम पे एफआईआर करा दी। ये डर देखिए आप। और बड़ी बड़ी धाराएं गंभीर लगाई गई कि कम्युनल टेंशन बढ़ा रहे हैं, मतलब उन जैसा सेकुलर जर्नलिस्ट कौन होगा। लेकिन इस तरह का माहौल बना रहे हैं, ऐसी बातें की गई।
ये डर जो है, ये चुनाव आयोग का क्या डर है, ये अजीत रंजन पे एफआईआर कराना, ये क्या चीज है? मतलब आप बैकफुट पे आ रहे हो, डर रहे हो ऐसी रिपोर्टिंग से कि बाकी पत्रकार भी ना दिखाने लगे, क्या लगता है आपको? अच्छा, आप क्या मैं जिस तरह आपने अजीत अंजुम की प्रशंसा की है, मैं भी उनकी इसी स्वर में प्रशंसा करता हूँ। वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, हमेशा से करते रहे हैं, ऐसी बात नहीं। और केवल अजीत अंजुम ही थोड़ा कर रहे हैं ये काम। भास्कर में रोज छप रहा है इस सवाल के ऊपर, हाँ, भास्कर में रोज से छप रहा है, फ्रंट पेज पे छप इंडियन रहा है। एक्सप्रेस में छप रहा है। तो सवाल हाँ। ये है कि जो भास्कर और इंडियन एक्सप्रेस बड़ी हस्तियां हैं, बड़े कारपोरेट समूह हैं, तो उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं की गई। हम्म, आपने अजीत अंजुम के खिलाफ एफआईआर कर दी। तो मुझे तो क्या लगता है कि जिस तरह से उन्होंने आपके आपके चैनल को बंद करके एक नमूना बनाना चाहा था, कि अगर आपका चैनल बंद हो जाता उनके इस काम से, तो फिर बाकी सब लोग बहुत डर जाते कि भाई 4 PM जो नंबर 1 है उसको ही अब इन्होंने कर दिया, तो बाकी चैनलों की क्या औकात है, वो तो काफी पीछे है। मुझे लगता है कि अजीत अंजुम को, मुझे लगता है कि ये बिहार के लोगों का अपना सोच नहीं है, ऊपर से कहा गया है कि एक एफआईआर करके देखो नमूने के तौर पर। इसलिए अजीत अंजुम के खिलाफ ये एफआईआर की गई है कि देखा जाए क्या होता है इसमें। मतलब ये सब लिटमस टेस्ट करने की तरकीबें होती हैं। हाँ तरकीबें हैं कि इससे देखा जाए इसका क्या असर पड़ता है। अगर जम के प्रोटेस्ट होगा तो वापस ले लेंगे एफआईआर, कह देंगे सही बात। गलती से हो गई। जैसे आपका चैनल उन्होंने बिना तारीख से पहले ही खोल दिया, हाँ, इस हाँ, तरीके से ठीक है। इस तरीके से कर देंगे। वरना अगर सही लगा बात। लोग से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो नहीं चलो इस पे दबाव हमारा बढ़ेगा उसमें। ये सब हाँ, हथकंडेबाजी है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हम लोगों की तरफ से जो सोशल मीडिया पे सक्रिय हैं, उन्हें इस पे एक वक्तव्य जारी करना चाहिए, संयुक्त वक्तव्य। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात, सहमत हूँ आपकी बात से। हाँ, संयुक्त वक्तव्य जारी करना चाहिए। और इस तरह का संयुक्त वक्तव्य जो है आगे आने वाले, जो आपका डिजीपब एक संगठन है, पता नहीं वो इस योग्य है कि नहीं, मुझे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। आप वो हो या ना हो, लेकिन सब लोगों को, जो खासतौर से लखनऊ में और दिल्ली में जो बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उन सबको आपस में संपर्क, अनौपचारिक संपर्क करके एक संयुक्त वक्तव्य जारी करना चाहिए। उससे क्या होगा कि ये आगे जाकर आपके एक संगठन का या आपके एक मोर्चे का एक आधार बनेगा, ताकि जब आपके ऊपर दमनकारी सरकारी हमला होगा, तब आप उसका मुकाबला कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। और ये आपको लगता है कि जितना पत्रकार कर रहे हैं, ग्राउंड पे जाके हकीकत ला रहे हैं, विपक्ष उतनी बड़ी भूमिका अदा कर पा रहा है? तेजस्वी और राहुल ने हालांकि मार्च किया, लेकिन जितना आक्रामक तरीके से विरोध होना चाहिए, क्योंकि कहीं अगर विरोध नहीं होगा तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। क्या लग रहा है आपको कि ये विरोध इतना तेज हो पा रहा है जिससे सरकार बैकफुट पर आए, चुनाव आयोग बैकफुट पर आए? देखिए, मेरा तो मानना ये है, मेरी अपनी समझ ये कहती है कि आप कुछ भी कर लीजिए, ये सिलसिला नहीं रुकेगा। बिहार में तो ये लोग करके मानेंगे। अब इसमें 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट कुछ कह दे ऐसा कोई, वो एक अलग बात है। अच्छा, दूसरे आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है। तो एक संवैधानिक संस्था दूसरी संवैधानिक संस्था पे बहुत ज्यादा डंडेबाजी नहीं कर सकती उसके खिलाफ। तो सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो इस बात को ख्याल करके कहेगा कि भाई हम एक संवैधानिक संस्था के बारे में बोल रहे हैं। ये उसने मान ही लिया है कि भाई इस तरह का पुनरीक्षण कराना उसके अधिकारों में आता है। जो चीज अधिकार से बाहर है उसकी ऊपर चेतावनी भी दर्ज कर दी है। या चुनाव आयोग ने समय कम दिया, चुनाव वो नहीं जल्दी शुरू करना चाहिए था, ये सब बातें उसने बोल दी हैं उस। तो मुझे नहीं लगता कि 28 तारीख को कोई बहुत रेडिकल या कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई फैसला आएगा जिससे ये प्रक्रिया पूरी तरीके से रुक जाएगी। मुझे इसकी संभावना कम लग रही है। तो यानी ये प्रक्रिया चलेगी और बिहार में जिस पुनरीक्षण का दावा चुनाव आयोग ने किया है, वो पुनरीक्षण अपने अंतिम मुकाम तक पहुंचेगा और अगला बिहार का चुनाव इसी वोटर लिस्ट के आधार, नई बनी हुई वोटर लिस्ट के आधार पर होगा। तो ये पूरा पायलट प्रोजेक्ट जो है वो अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव नतीजा आएगा, उस चुनाव नतीजे से समझ में आएगा कि पायलट प्रोजेक्ट कहां पहुंचा, किधर गया। वो तो समझ में आ जाएगा कि अगर की वोटर लिस्ट से चुनाव होगा तो फिर हमें नीतीश बाबू को, बीजेपी को अभी से बधाई दे देनी चाहिए, क्योंकि आप ही की वोटर लिस्ट बनाई हुई वोटर लिस्ट, जैसे 35 लाख वोटर गायब हैं विपक्ष के, तो बधाई दे देनी चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या हुआ। अब उत्तर प्रदेश की खबर पे आते हैं। कई जिलों से खबरें आती हैं कि कांवड़ियों ने उत्पात किया, हरिद्वार में घटना हुई, कई और जगह हुई। कैसे रुके ये? हर साल की ये खबरें डराती भी हैं, आतंकित भी करती हैं। अखिलेश यादव ने सुझाव दिया कि अलग कॉरिडोर ही बना दीजिए। ठीक बात है, हर साल उत्पात होता है,
तो कॉरिडोर ही बना दो कि ये कॉरिडोर केवल कांवड़िया के लिए है। अखिलेश जी के जमाने में और उससे पहले मायावती के जमाने में तो एक रस्सी लगाकर, डोरी लगाकर एक कॉरिडोर बनाया जाता था स्थायी किस्म का, जहां जरूरत होती थी वहां पर बालू की भरी हुई बोरियां लगा दी जाती थी और उनके भीतर बड़े आराम के साथ में बिना किसी दिक्कत के सारे कांवड़िए निकलते चले जाते थे उसके भीतर में। हम लोगों की कारें वगैरह दिल्ली में सब इस तरह चलती रहती थी बगल में। मैंने तो बहुत इस तरह की ड्राइविंग की है कांवड़ वाले अवधि के दौरान, और साथ में कांवड़िए निकलते चले जाते थे, कोई दिक्कत होती नहीं थी। अब वो डोरी हटा दी गई है। डोरी हटा देने का मतलब ये हो गया कि आप कांवड़िए और उनके तथाकथित जो आक्रामक रक्षक हैं, मतलब जिनको मैं मैडमैक्स कांवड़िया बोलता हूं, वो पूरी सड़क के ऊपर पूरी सड़क को जाम कर सकते हैं जब चाहें तब, और उनके रास्ते में जो आएगा उसको वो ठोक पीट देंगे, उसकी कार कूद डालेंगे, कार पलट देंगे, आग लगा देंगे, कुछ भी कर सकते हैं वो, डंडों से पीट देंगे सब किसी को भी। तो ये तो जो पहले एक अच्छा खासा इंतजाम चल रहा था, उस इंतजाम को शरारतन खत्म किया गया, जानबूझ के उस इंतजाम को खत्म किया गया ताकि कांवड़ियों को ऐसा लगे कि उनका पूरे शहर के ऊपर, पूरी सड़क के ऊपर एक छत्र कब्जा है, वही सड़क के मालिक हैं, और 70,000 पुलिस वाले लगा दिए गए ताकि उनके इस काम में कोई हस्तक्षेप न कर सके। जो पिट रहा है वो अगर वो पलट के अपनी आत्मरक्षा में कुछ करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी उसको, क्यों कांवड़ियों पे तो हाथ लगाया नहीं जा सकता। ये मेरा मानना है कि सरकार प्रायोजित है, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश की सरकार इसको प्रायोजित कर रही है। उसके पीछे राजनीतिक मंशा यह है कि हिंदू हृदय सम्राट बनना है। जितना आप कट्टर हिंदू, आक्रामक हिंदू हृदय सम्राट बनेंगे योगी जी, उतना ही उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की संभावनाएं क्षीण हो जाएंगी। ठीक बात है। उतना ही उनके विरोधियों को मन में लगेगा कि भाई इसको हटाएंगे तो क्या हम किस बात के फिर हिंदू राष्ट्रवादी रहे। तो इसके पीछे मुझे तो लगता है कि एक राजनीतिक मकसद है। इस राजनीतिक मकसद से लगातार इस प्रकार की अराजक और हिंसक कार्रवाइयों को कांवड़ियों द्वारा सरकार प्रोत्साहित न कर रही है, संरक्षण दे रही है सरकार। खतरनाक भी है, ये तो खतरनाक भी है। सही बात है कि इन लोगों ने क्या किया है संजय जी कि उन्होंने राज्य के दायरे में, यानी सरकारी दायरे में, नॉन स्टेट एक्टर्स को बड़े पैमाने पर खुला छोड़ दिया है। एक तरह से नॉन स्टेट एक्टर्स को अधिकार संपन्न कर दिया है इन लोगों ने। योगी जी इस कला में बहुत दिनों से माहिर हैं, जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब से माहिर हैं इस कला में। जब वो गोरखपुर की राजनीति करते थे तो वहां पे उनकी जो हिंदू युवा सेना वाहिनी थी वो सब नॉन स्टेट एक्टर तो थी ही, वो पूरी की पूरी, जिसको चाहती थी थपड़ जाती थी, जिसको चाहती थी कुछ भी कर सकती थी वो। ठीक बात। हाँ, तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स के तो महारत ही हैं ये। अबे जी आपने थोड़ी जल्दीबाजी कर दी, एक गाड़ी ले ली, वरना टेस्ला आ गई है भारत में। आज उसका शोरूम खुल गया, मुंबई में, दिल्ली में खुलने वाला है। जिस समय एलन मस्क और ट्रम्प के बीच में ये जवानी जमा खर्च बढ़ रहा है, उस समय टेस्ला का आना, उनके स्टारलिंक को अनुमति मिलना, ये सारा संकेत क्या है? देखिए इसमें क्या है कि जो कारपोरेट पूंजी है, कारपोरेट पूंजी की दुनिया सरकार पर निर्भर भी करती है और सरकार से स्वतंत्र भी होती है। ट्रंप और इनके बीच में जो तकरार चल रही है, उस तकरार के बारे में आप देखिए ट्रंप ने क्या किया। ट्रंप ने अमेरिका में राष्ट्रपति बनते ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर या हाइब्रिड व्हीकल्स के ऊपर जो सब्सिडी थी, उस सब्सिडी को खत्म कर दिया ताकि पेट्रोल डीजल वाली कारों को प्रोत्साहन प्राप्त हो। ट्रंप ने आते ही कदम उठाया ये, क्योंकि ट्रंप का कहना था, और ट्रंप ने नारा दिया कि ड्रिल बेबी ड्रिल, यानी और ज्यादा कुएं खोदो ताकि उसमें से आपको तेल निकालो। अमेरिका तेल का बहुत बड़ा उत्पादक है। अमेरिका दुनिया का एक ऐसा, मतलब सारे मध्य पूर्व के देशों को छोड़ दिया जाए तो एक ऐसा देश है जो कि एनर्जी में, ऊर्जा में आत्मनिर्भर है पूरी तरीके से। न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि वो सरप्लस निकालता है और दुनिया को बेचता है, और उल्टा। बाकी लोग तो अपनी जमीन खोद खोद के समुद्र किसी तरह तेल खोजते रहते हैं, अमेरिका के पास बहुत तेल है। तो वो अमेरिका, ट्रंप ने कहा कि ड्रिल बेबी ड्रिल, तो वो भाई तभी तो आप ड्रिल बेबी ड्रिल करेंगे जब अमेरिका में भी उसकी खपत बढ़े,
बड़े अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही प्रोत्साहन मिलता रहा, वहीं सब्सिडी मिलती रही, तो वो कैसे वो उनका ट्रम्प का उद्देश्य कैसे पूरा होगा? आप उससे कह रहे हैं कि मैंने नई कार खरीद ली। मैंने एक ऐसी कार खरीदी है जो कि हाइब्रिड कार है, और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, आज भी उत्तर प्रदेश में ही रहता हूं, गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश की सरकार हाइब्रिड कारों पर और इलेक्ट्रिक कारों के ऊपर उनका पूरा रजिस्ट्रेशन 100% माफ करती है। अगर आपकी कार की रजिस्ट्रेशन फीस 2 लाख रुपए है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी कीमत 2 लाख रुपए कम हो गई कार की। अगर 3 लाख है तो 3 लाख रुपए कम हो गई आपकी। अगर 1 लाख है तो 1 लाख रुपए कार की कीमत कम हो गई। तो इस प्रकार का बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश सरकार प्रोत्साहन दे रही है। उसी तरीके से दूसरी सरकारें भी इस तरह का प्रोत्साहन देने के बारे में सोच रही हैं। तो भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का और हाइब्रिड व्हीकल्स का बहुत बड़ा एक उपभोक्ता देश बनने की तरफ जा रहा है। यहाँ समस्या क्या है? यहाँ उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है। जो हाइब्रिड व्हीकल होता है उसमें तो इंजन ही कार की बैटरी को दोबारा उतना चार्ज कर देता है जितने की उसे जरूरत है। लेकिन जो फुल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको चार्जर्स चाहिए जगह जगह, और भारत में चार्जरों की संख्या बहुत कम है। शहरों में तो चार्जर मिल जाते हैं, वहां भी इतने ज्यादा नहीं है, इतनी जरूरत है। तो अब ये जो विदेशी कंपनियां, भारत में टाटा वाले इलेक्ट्रिक कारें बना रहे हैं, हुंडई वाले इलेक्ट्रिक कारें बना रहे हैं, महिंद्रा वाले इलेक्ट्रिक कारें बना रहे हैं, ये सब लोग इलेक्ट्रिक कारें बना रहे हैं। तो अब ये जो इलेक्ट्रिक कारें बन रही हैं, अब टेस्ला वाले भी इलेक्ट्रिक कार बनाएंगे। चीनी कंपनियां जो हैं BYD वगैरह, ये सब लोग इलेक्ट्रिक कारें बना रही हैं। अब इनके लिए भारत में बहुत बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशंस बनेंगे। अगर नहीं बनेंगे तो इनकी कारें कहाँ चार्ज होंगी फिर? जैसे आप दिल्ली से बाहर निकलेंगे, आप दिल्ली से बाहर निकलेंगे, आपको 500 किलोमीटर जाना है, 700 किलोमीटर जाना है, आपके बीच में चार्जर मिलेगा ही नहीं आपको। तो अभी बहुत सारी इसमें समस्याएं हैं, लेकिन मुझे लगता यह है कि भारत में सरकार की जो नीति है उसमें इलेक्ट्रिक कारों का एक बहुत बड़ी गुंजाइश है उसके कामयाब होने की। और मोदी जी ने जाके मस्क के बच्चे खिलाए थे, याद कीजिए आप। सही बात है। तो वो कुछ ना कुछ तो होना ही था। बिल्कुल ही बात। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया। थैंक यू सर। ये थे अभय दुबे जी। पूरी बातचीत आपने सुनी, मुझको यकीन है बातचीत आपको पसंद आई होगी। आपकी राय का मुझे इंतजार है, बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।